नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की आज सुनवाई जो है वो टल गई है, जिसको लेकर के कई तरह की चीजें सामने आ रही थी। हालांकि यह सुनवाई जो है वो टल चुकी है। देखिए लाइव इंडिया हर पल की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली तारीख 21 फरवरी तय की गई है। बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट से स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 2 अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति दी थी, जिनमें पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन भी शामिल थे। बता दें कि आर.के. महाजन लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल में रेलवे बोर्ड में तैनात थे। 16 जनवरी को सुनवाई टल गई थी, क्योंकि कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। 30 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई को 2 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। सोमवार को भी हियरिंग टल गई, क्योंकि सीबीआई ने स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए और समय मांगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। एडवोकेट मनु मिश्रा फिजिकली कोर्ट में मौजूद थे। अब सबकी नजरें 21 फरवरी की सुनवाई पर टिकी है, जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और कोर्ट में आगे की कार्यवाही होगी। अब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला। यह मामला तब का है जब राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल यानी कि 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में नौकरियां देने के बदले जमीनें ली गई थी। इस घोटाले में आरोप लगाया गया है कि रेलवे में नियुक्तियां उन लोगों को दी गई जिन्होंने अपनी जमीनें बेहद कम कीमत पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को या उनके करीबी लोगों को ट्रांसफर कर दी। इस मामले में 30 जनवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इन अधिकारियों में एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आर.के. महाजन भी शामिल है, जो उस समय रेलवे बोर्ड में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और इस मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के 5 सदस्य आरोपी है। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव। बता दें कि सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से कुछ और समय मांगा, ताकि वह अदालत द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को दाखिल कर सके। इस पर कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया और अगली तारीख 21 फरवरी तय की। पिछली सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए थे, जबकि बचाव पक्ष के वकील मनु मिश्रा अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद थे। बता दें कि इस मामले का राजनीतिक असर बिहार समेत पूरे देश की राजनीति पर देखा जा सकता है, चूंकि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह मामला सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच बहस का विषय बना हुआ है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर लालू यादव और उनके परिवार पर हमलावर रहते हैं, वहीं राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम बताता रहा है। लालू यादव पहले ही चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं और इस नए मामले में कानूनी दांवपेच पर चलते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि 21 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत का क्या रुख होता है और सीबीआई इस मामले में क्या नई दलील पेश करती है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली तारीख 21 फरवरी तय की गई है। बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट से स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 2 अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति दी थी, जिनमें पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन भी शामिल थे। बता दें कि आर.के. महाजन लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल में रेलवे बोर्ड में तैनात थे। 16 जनवरी को सुनवाई टल गई थी, क्योंकि कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। 30 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई को 2 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। सोमवार को भी हियरिंग टल गई, क्योंकि सीबीआई ने बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हरियाणा के कैथल में, जहां पर एक अनियंत्रित स्कूल बस नहर में जा गिरी, जिससे कई छात्रों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक प्राइवेट स्कूल की बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। स्कूल बस में मौजूद 9 बच्चे इस हादसे में घायल हो गए। वहीं बस का चालक और परिचालक को भी चोटें आई है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार स्टीयरिंग व्हील में खराबी के कारण ड्राइवर का स्कूल बस पर से कंट्रोल छूट गया था, जिसके चलते ये भीषण हादसा हुआ। हादसे में बच्चे के अलावा ड्राइवर और एक महिला खलासी भी घायल हो गई है। जैसे ही बस नहर में गिरी, मदद के लिए आसपास के लोग
हुए आगे बढ़े। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को किसी तरह से बस से बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस आसपास के गांव से बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचने के लिए ही जा रही थी। घटना में किसी जनहानि की कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर के। आज यूट्यूबर और साथ ही खान सर जो है वो आज छात्रों के समर्थन में सामने आए। इस बीच जो है वो लगातार पुनः परीक्षा कराने की मांग पर वह अड़े रहे और उन्होंने इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर के पीएम मोदी इस पर दखल दे। सबूत हम लोग दे दिए हैं, सरकार को री एग्जाम कराना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो ये किसान सत्याग्रह की तरह हो जाए। और मोदी जी को भी कहते हैं आप भी इसमें हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि आपकी भी साख है यहाँ पर। डबल इंजन लेके तो आप भी घूम रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अगर हम लोग की मांग नहीं सुनेगी तो क्या हॉर्न बजाने के लिए है? तो दोनों लोग से हम मांग कर रहे हैं, डबल इंजन है, लोग री एग्जाम ले लीजिए। बच्चों का गुस्सा नफरत में मत बदलने दीजिए। गुस्सा है फिर ये पलट जाएंगे, फिर अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। और हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है। ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार के कहने पर बहुत जगहों पे क्वेश्चन पेपर बदले गए, खास करके खगड़िया और भागलपुर में नया क्वेश्चन नहीं बनाया गया। नवादा और गया के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब कर दिया गया। ये बच्चे आज जितनी संख्या में आए हैं कल इसके दुगनी संख्या में आएंगे। जितना जल्दी री एग्जाम करा देंगे बच्चे चले जाएंगे। क्या इसके आगे आप मुख्यमंत्री से भी कुछ मुलाकात करने की बात करें? इसलिए लगातार तो आपकी मांग रही है। देखिए मुख्यमंत्री साहब से हमें कोई मिलने नहीं देता। उन्हें पता रहता है कि हम बच्चों की बात कह देंगे। तो जो अधिकारी लोग हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट को सुने। नहीं मानिएगा तो हम लोग बच्चों के सामने जाके कहेंगे ये वही अधिकारी हैं जिनके आगे हम लोग हाथ जोड़ गोड़े, लेकिन इन्होंने हमें थूक के भगा दिया। खान सर तो सड़क पे हैं छात्रों के साथ। कई अपोजिशन के नेता से बात किए, मिले और फिर चुप हो गए। चिराग पासवान ने भी कहा था कि नहीं होना चाहिए। ये लोग ठंडी पड़ रहा था ना तो आग तापने आए थे लोग। अब आना है तो अपने सांसदों के साथ आइए। 80-90 को सांसद है, विधायक है, उनके साथ आइए। अकेले आके आग तापने से क्या हो जाएगा? तो हम लोग का जो मांग है वो री एग्जाम लेके रहेंगे। लेकिन खान सर पे भी आरोप लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में किसी को जाना रहेगा तो चोरी छुपे जाता है कि बता के जाएगा? सरकार जो पॉलिटिक्स करती है क्या बता के चोरी छुपे जाती है? क्या करती है? जाती है। री एग्जाम मांगना अगर पॉलिटिक्स है तो समझो यही पॉलिटिक्स है। बच्चों का पढ़ नहीं पर REEXAM री एग्जाम हम लोग का मांग है। री एग्जाम खान सर बने रहेंगे इनके साथ? बिल्कुल बने रहेंगे। री एग्जाम दिला के रहेंगे। एकदम बच्चों की जीत हो रही है। हाईकोर्ट में हम लोग ने प्रॉपर सबूत रखा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जाएंगे, अध्यक्ष भी जाएंगे, ये सब लोग जाएंगे। अच्छा, आपने किसी पत्रकार का भी जिक्र किया था, ऐसे कौन? ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार हैं और बीपीएससी के कुछ चहेते पत्रकार हैं। उस पत्रकार ने हमेशा से री एग्जाम न कराने की पूरी कोशिश किया। जो शिक्षक करा सकते थे उस पर लालछन लगाया बीपीएससी के कहने पर। उस पत्रकार के स्वयं का भाई डीएसपी 3 महीने उसको हम लोग जेल कराए थे, इसी में संलिप्त था। तो अभी वो जेल से छूट गया है। एक घर में 6-7 को बीपीएससी अधिकारी हैं, सब के सब फर्जी हैं। उसका भाई जेल गया था। ऐसे पत्रकारों पे भी जांच होनी चाहिए। और बीपीएससी के वेबसाइट पर कोई सूचना अपलोड होने के 2 दिन पहले ही ऐसे पत्रकार, ये लोग बच्चों को अपने चैनल पे आके बता देते थे। ऐसे पत्रकारों पे भी सवाल होगा, उन पे भी केस होगा। क्या आप उसको खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। उसके भाई डीएसपी को दोबारा जेल जाना होगा। 3 महीना जेल काट के आया वो। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में विधानसभा चुनावी नतीजे के बाद भाजपा ने अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला और कुछ सवाल किए। अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सवाल उठाए, जिसका जवाब जो है वो बीजेपी के नेता ने दिया है। 17 तारीख हो गई है, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख,
13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। उनको पता है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में सरकार चलाई और एक एक पार्षद ने दिल्ली वालों को लूटने का काम किया, एमसीडी के खजाने को लूटने का काम किया, एमसीडी को कंगाल करने का काम किया। और इसीलिए वो अपने 48 विधायकों में से एक पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि एक विधायक भी सरकार चला सकता है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिर्फ दिल्ली वालों को लूटने का काम करेंगे, दिल्ली वालों के खजाने को खाली करने का काम करेंगे। तो आज सभी दिल्ली वालों के सामने ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधायक मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम बनने लायक कोई नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री बनने लायक ही कोई नहीं है तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे? उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है, उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने का प्लान नहीं है। और आज ये कड़वी सच्चाई चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली वालों के सामने आ गई है। धन्यवाद। अभी जो लक्षण दिख रहा है चुनाव के बाद का, 10 दिन हो गया और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा ये नहीं तय कर पा रही। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री न तो कल था और न तो आज है। वरना 10 दिन दिल्ली जैसे राज्य में सभी जहां शीर्ष नेतृत्व बैठता हो भारतीय जनता पार्टी का, सारी एक्सरसाइज हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने सारा छान लिया, वो तय नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा गया प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट कर आएंगे तब तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऐलान हुआ था प्रधानमंत्री जी आ गए, फिर भी तय नहीं हो पा रहा है। तारीख पर तारीख दी जा रही है कि अब इस दिन हमारी बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। ये इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने पहली बार जिस तरह से सत्ता सौंपी थी और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे, उसी तरह की परिस्थितियां दिल्ली के अंदर दोबारा पैदा हो चुकी हैं। जिस तरह का टसल, जिस तरह की गुटबाजी, जिस तरह का खींचतान दिख रहा है,
वो इस बात की तरफ साफ संकेत दे रहा है कि आगामी दिनों में दिल्ली के अंदर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये नाम तय भी हो जाए तो लगातार इसी बात की दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं कि एक अस्थिर सरकार दिल्ली में हर समय रहेगी। हर समय जिसको नहीं बनाया जाएगा वो कोशिश करता रहेगा कि कैसे जो मुख्यमंत्री बना है उसको हटाया जाए। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सरकार बनी थी उसके जो अनुभव थे उसके लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है। हम सदन के अंदर भी विधानसभा के अंदर भी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे और केवल सदन के अंदर ही नहीं, पूरा पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पे भी, हर जगह मोहल्ला स्तर पे भी अपने विपक्ष की भूमिका में खड़ा होगा और हमें जो 43.6% लोगों ने जनादेश दिया है उनकी आकांक्षाओं का, उनके समर्थन की रक्षा करना हमारा दायित्व है और उसके लिए हम काम करेंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, पहला कि संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को हम लोग शुरू करेंगे, जिससे कि जहां जहां पर कमजोरी रही है उसे और ठीक करें, उसको और मजबूत करें। इसके लिए 19 तारीख को हमारे जितने जिला सचिव हैं जो विधानसभा के प्रभारी थे, 70 जिला सचिव जो विधानसभा के प्रभारी थे, 70 जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 70 जो हमारे विधानसभा के संगठन मंत्री हैं, ये तीनों पदाधिकारी हर विधानसभा से, इनकी जो है बैठक 19 तारीख को हम बुला रहे हैं, जिसमें विधानसभा के स्तर से हम लोग इसको और फीडबैक लेंगे। 22 तारीख को हमारे जितने फ्रंटल संगठन हैं उन सभी फ्रंटल संगठनों के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन सारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके साथ हम बैठक करेंगे और वहां पर चुनाव के दौरान किसकी क्या भूमिका थी उस सब चीज की समीक्षा करेंगे। और इसके बाद हम नीचे धीरे धीरे आगे मंडल स्तर पर विधानसभा के बाद हम लोग अपने संगठन के पुनर्गठन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य तौर पर सदन के अंदर विधायक दल जो है हमारा विपक्ष की भूमिका में जनता के हितों की रक्षा के लिए खड़ा होगा और सड़क पर जो हमारा संगठन है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा। उस दिशा में हम एक एक कड़ी, एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हम ये इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चयन कर ले, मंत्रिमंडल बन जाए, उसके बाद हम उनको देख करके फिर अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हम निराश हो गए, इंतजार करते करते, तारीख पर तारीख मिलते मिलते। तो हमने अब यह निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश तो मिल गया, लेकिन दौड़ अभी भी संघर्ष गुटों का चल रहा है, अपने हितों के लिए चल रहा है। दिल्ली के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हमें समर्थन दिया है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से आज से अपना संगठनात्मक जो है दौर शुरू किया है और आगामी दिनों में इसे और हम मजबूत करेंगे। और दिल्ली के लोगों की आवाज कल भी हम थे और आज भी हम बनेंगे। नहीं, संगठन को डिसॉल्व बीजेपी दिल्ली के लोगों को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से दुखी कर दिया। 10 दिन हो गए, मुख्यमंत्री क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया? ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर दें। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की, जो महाकुंभ पहुंचे और महाकुंभ में उन्होंने स्नान किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं महाकुंभ पहले भी आ चुका हूं। 2001 में जब से महाकुंभ का आयोजन जब हुआ है तब मैं
इस पावन धरती पर आया हूं और यहां पर स्नान किया हूं। स्वाभाविक है, हम लोग हर बार स्नान करने आए जब जब कोई कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ। मैं समझता हूँ 2001 में जब महाकुंभ लगा था तब से अब तक जितने भी कुंभ हुए सभी कुंभों में मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आज फिर मुझे आने का सौभाग्य। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 18 फरवरी से बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उम्मीद जताई है कि इस बार बजट में आम लोगों का सरकार ध्यान रखने वाली है। नहीं, निश्चित तौर से बजट सेशन आ रहा है, बजट कल आ रहा है प्रदेश के लिए। मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि बजट में आम आदमी की बात का ध्यान रखें। किसान जो आज परेशान है, उसको मूल्य नहीं ठीक से मिल रहे हैं, उसको गन्ना के अभी तक भुगतान नहीं किए गए, अभी तक मनरेगा मजदूरों के पेमेंट नहीं किए गए। जो भी बजट हो उसमें ये बजट में ये जरूर प्रावधान होना चाहिए। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखें, आम आदमी, किसान से लेकर मजदूर से लेकर सबका ध्यान रखें, बजट लेकर आवे। मैं समझता हूं कि जरूर हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, पर केवल और केवल ये कॉरपोरेट के लिए बजट लाएंगे, केवल अडानी के लिए बजट लाएंगे और केवल अपना एजेंडा थोपेंगे, अपने एजेंडे के लिए बजट लाएंगे, तो निश्चित उसमें आम जनता का हित नहीं होगा और उस पर निश्चित हम लोग उसका विरोध करेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अयोध्या रेलवे स्टेशन की, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के जब इंस्पेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भी पर्याप्त इंतजाम है, किसी तरह की कोई अनहोनी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जवान भी भरपूर मात्रा में है। देखिए, हमारे पास सबसे पर्याप्त मात्रा में बल सदस्य है, डिप्लॉयमेंट है 300 लोगों का, और हम सारे क्राउड की मॉनिटरिंग की जा रही है। क्राउड को हम होल्डिंग एरिया ला रहे हैं, होल्डिंग एरिया से स्क्रीनिंग करके ही उन्हें प्लेटफॉर्म पे प्रवेश दे रहे हैं। हम कभी भी क्षमता से अत्यधिक भीड़ को प्लेटफॉर्म पे आने ही नहीं दे रहे हैं। हम सारे वहीं स्क्रीनिंग हो जा रहे हैं बाहर। जो जिस ट्रेन के यात्री है, ट्रेन के आगमन से पहले उन्हीं यात्रियों को प्रवेश प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। जी हाँ, जैसे अभी आपने देखा होगा रेगुलर ट्रेन चल रही है, अब रेगुलर ट्रेन जाने के बाद हम असेसमेंट कर लेंगे। अगर बिहार अब बनारस के ज्यादा यात्री प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेंगे, स्पेशल ट्रेन चलाएंगे उनके लिए इमीडिएटली और उनको इवैक्यूएट कर देंगे प्लेटफॉर्म से। कितनी सावधानी बरती जा रही है? देखिए, सुरक्षा के तो व्यापक प्रबंध है हमारे यहाँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास बैगेज स्कैनर, DFMD, HHMD है हमारे पास। CCTV से यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ भीड़ पे निगरानी भी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पे आपने देखा होगा RPF मौजूद है। यहाँ पे किसी भी आपात स्थिति के लिए हम एकदम तैयार हैं। सर्वप्रथम तो हम कोई भी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बल सदस्य मौजूद है यहाँ पे। बढ़ेंगे आगे बात करेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, जो हिंदू कॉलेज के 126वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि हिंदू कॉलेज का 126वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया गया था। वहीं हिंदू कॉलेज के 126वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसके साथ ही इन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बातों को भी रखा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 को एक लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है कि देश को विकसित करना है। हिंदू कॉलेज जिस उद्देश्य से बना था 1899 में, उन दिनों में देश की जो स्थिति था, हम लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, देश आत्मनिर्भर होने की मन बना रहा था, उस समय कॉलेज की गठन हुई है। जब हम शताब्दी के 22 साल पहले ही है, मेरा पूरा भरोसा है आज के फाउंडेशन डे की यही संकल्प बना, यही आज हम लोगों ने यहाँ मिलकर प्लेज लिया कि आने वाले 25 साल अमृत काल के 25 साल रहेगा और देश को विकसित करने में दिल्ली यूनिवर्सिटी और हिंदू कॉलेज जैसे संस्था उसमें लीडिंग रोल प्ले करेंगे। तमिलनाडु बढ़ेंगे आगे बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। बता दें कि कोलकाता में भाजपा विधायकों ने सरस्वती पूजा मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य विधानसभा से वॉकआउट किया। बीजेपी नेत्री इस दौरान बोलती नजर आई कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं। देखिए, आज हम ये 14 साल
14.5 साल होने जा रहे ममता बनर्जी का जो सरकार, वो हिंदू विरोधी सरकार, पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज सारे हिंदुओं को ये मालूम चल गया है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कॉर्नर किया जा रहा है और हमारा जो देव देवी है, जैसे सरस्वती पूजा, हम लोग छोटे से जो हाथे खोड़ी पहला दिन का जो लिखना, अक्षर लिखना, वो माँ सरस्वती के सामने हम लोग करते हैं जुग जुग से। लेकिन हम लोग इदानिंग देख रहे, रिसेंटली हम लोग देख रहे कि सारे पश्चिम बंगाल में एक जगह नहीं, बहुत सारा जगह में सरस्वती पूजा करने नहीं दे रहे। वहां पर जिहादी लोग आके बाधा दे रहे और इस हालत हो रहे कि हम लोग को अदालत जाना पड़ रहा है। आज कोई भी मीटिंग मिছিল के लिए हम लोग अदालत जाना पड़ता है बीजेपी को, लेकिन पूजा के लिए अदालत जाना ये कहाँ का बात है, ये कहाँ का न्याय है। आज रामनवमी के लिए अदालत जाओ, दुर्गा पूजा के लिए अदालत जाओ, अभी छोटा से छोटा सरस्वती पूजा जो घर घर में होता है, पाड़ा पाड़ा में होता है, उसके लिए भी अदालत जाओ। और अदालत से परमिशन आने के बाद पुलिस पहाड़ा में आज सरस्वती वो जो पूजा हो रहे, आज मारपीट कर रहे, आज अपमान कर रहे, आज सरस्वती पूजा माँ सरस्वती को भांगचूर कर रहे और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हम लोग विधानसभा में एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाए थे, हम और हमारे सातों जो हमारे विधायिका है, सारे विधायिका लाए थे, लेकिन अध्यक्ष जी एज इट इज बोले कि आप पढ़ पाएंगे लेकिन डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ेंगे डिस्कशन नहीं होगा तो इसका क्या मतलब? इसके तो कोई ये नहीं है। तो हम लोग पूरा प्रतिवाद किए, इसका डिस्कशन होना चाहिए। हम लोग को चीफ मिनिस्टर से स्टेटमेंट चाहिए, वो बोले कि जो लोग इस तरह का आईन श्रृंखला और हिंदुओं को उत्सव में बाधा करेगा उसको पनिशमेंट होगा। क्यों नहीं बोलते हैं? तुष्टीकरण का राजनीति करना है, मुसलमानों को खुश रखना है, मुसलमानों को माने ये नहीं करना है। हाँ, ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो तो हम लोग का प्रतिवाद आगे भी चलेगा और हम लोग आज ऑनरेबल एलओपी के नेतृत्व में हम लोग वॉकआउट किए हैं और आगे में भी चलेगा। ये पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कोणठासा करेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले को लेकर के। राजनीति जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मृतकों के जो परिजन हैं और जो मृतक जो घायल मृतक जो हुए हैं उनके मुआवजे और साथ ही जो घायल लोग हैं उनके मुफ्त इलाज को लेकर के कांग्रेस के नेता लगातार सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। वजह से तो नहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हुआ। अब देखिए, अब ये सब बहाने हैं। दिस इज पासिंग द बक। एक गलती हो गई। सबसे पहले मेरी अफसोस उन लोगों की तरफ है जो मासूम ये सोचते हुए गए थे कि वो कुंभ में जाएंगे। जो डंडोरा पीटा सरकार ने, कुंभ कुंभ कुंभ, बहुत सारे लोग इसी में वहां पहुंच गए, वो जाना चाह रहे थे। अफसोस इस बात के है बेचारे कितना श्रद्धा से वहां गए, जाने के लिए प्रयास करे और ये हादसा हो गई। माई हार्टफेल्ट कंडोलेंस। जो लोग अभी भी अपने परिवार के लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, न्यूज नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि हॉस्पिटल में जिंदा है, गुजर गए, कुछ पता नहीं चल रहा। कईयों का आज भी यही स्थिति है, ये कोशिश में है। तो ये अब ये बहाने कि वो हड़बड़ी है, वो दिस इज ऑल नॉनसेंस। आपने 2 ट्रेन कैंसिल की है, येस और नो? 2 ट्रेन कैंसिल करके आपने प्लेटफॉर्म बदल दिया, तो उसमें क्या हुआ? लोग एक रश में वहां ट्रेन चढ़ने की कोशिश करते हैं, भीड़ हुई, धमाका हुई, फिर पुलिस ने लाठी शुरू करे कंट्रोल करने के लिए। मैं ये पुलिस को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। अब उतना बड़ा भीड़ को कंट्रोल करना तो लाठी तो उठाएंगे, तो लाठी के मार से भी कुछ लोग घायल हो गए, मर भी गए। तो ये हुआ है। दिस इज प्योर मिसमैनेजमेंट। वी शुड हैव एक्सपेक्टेड कि भाई कुंभ का अनाउंसमेंट हो रहा तो ये होगा। रेलवेज को ये शायद तैयारी में रहना चाहिए था कि अगर हम प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं, ये हो सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। जब अचानक आप प्लेटफॉर्म बदलते हैं, मामूली ट्रेन पे जब हम लोग जाते हैं, मैं जाती हूँ मेरे क्षेत्र में बाई ट्रेन कई बार प्लेटफॉर्म 1 बोल देते हैं, फिर 9 बोलते हैं, तो मैं खुद दौड़ती हूँ, भागती हूँ। वहां वीआईपी बनने से कोई फायदा नहीं ना, ट्रेन तो पकड़ना है, तो हम भागते हैं।
तो उतने में मैं जानती हूँ कि कितने परेशानी होती है, कितने लोगों को धक्का मारते हुए हम लोग उतर जाते हैं, वहां भागते हैं कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। ये होता है, हो गया, एक हादसा हो गया। अब ये बहाने मत बनाइए, इसको सिचुएशन को काबू में लीजिए। प्लीज सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम ताकि लोग वहां जाके पूछ सकते हैं कि भाई ये फोटो है, ये तस्वीर है, ये मुझे मिल रहे नहीं है। आप जांच करके पता कर लीजिए कि कौन से हॉस्पिटल्स में दाखिलात करवाए हैं, कहाँ है, उनको सहूलत दीजिए, ट्रीटमेंट फ्री कर दीजिए और उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए और आइंदा ये ऐसे हादसा मत होने दीजिए। अब ये किसी ने फॉल्स न्यूज फेक, ये सब नॉनसेंस। किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि इतना भीड़ को मैनेज किया जा सके? देखिए, इस महाकुंभ में अप्रत्याशित संख्या में और अत्यधिक संख्या में, अभूतपूर्व संख्या में स्नानार्थी आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, और ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है, ह्यूज डिमांड है, इसका असर यातायात के हर साधन पर दिख रहा है। इस एक्स्ट्रा डिमांड का हमने भी हिसाब से तैयारी की है और रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। लेकिन ये जो दुखद घटना हुई है उसका बहुत खेद और दुख है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और अपने यात्रियों की और अच्छे तरीके से सेवा करनी है। इस दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। जैसे जो प्लेटफॉर्म टिकट हैं उनकी बिक्री पीक ट्रैफिक आवर्स में एक हफ्ते के लिए बंद की गई है। पीक ट्रैफिक आवर होता है शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक का, तो इस दौरान अगले एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है ताकि हम भीड़ प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। प्लेटफॉर्म पर आवश्यक लोग ही जाएं। लेकिन यदि कोई अपने घर के दिव्यांगजनों या वृद्धजनों को स्टेशन पर छोड़ने, ट्रेन पे बैठालने आ रहा है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट मिलता रहेगा। दूसरा, वल्नरेबल लोकेशन जो हमने पहले से भी आइडेंटिफाई कर रखी थी, उसका प्रबंधन और बेहतर तरीके से, विजिल और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अभी जब कभी इस तरह का सर्ज आएगा, अचानक से भीड़ आएगी, उस दौरान रेगुलेटेड एंट्री एनफोर्स करेंगे और कई हम डिफरेंट जगहों पे एरिना का विकास कर रहे हैं ताकि लोगों को वहाँ पे होल्ड कर सकें। इसके अलावा हमारे जो कमर्शियल के और आरपीएफ के स्टाफ हैं उनको और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जा रहा है और बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जुमदार कहते हैं कि रेल मंत्रालय जांच कर रहा है कि क्या यह फर्जी खबर फैलाई गई थी। क्या खबर फर्जी फैलाई गई थी? सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहा है रेल मंत्रालय, रेल के अधिकारी, कि जब ये इस प्लेटफॉर्म पे थी संभवतः 14 पे या 16 पे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म की सूचना जो रेलवे का प्रसारण सिस्टम है उससे आई कि प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन और लग गई है। तो जब उसका अनाउंसमेंट रेलवे से हो रहा है तो फर्जी खबर कहां से हो रही है, और वो ट्रेन लगी भी। तो सिर्फ समस्या एक है कि आपको मालूम होना चाहिए था कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगी है, स्पेशल है, जिसमें बगैर रिजर्वेशन के भी लोग जा सकते हैं, तो भगदड़ मचेगी। वो एंटीसिपेट नहीं कर पाया और आपने एक दूसरे पे गिराते हुए, चढ़ते हुए, मरते हुए लोग निकल गए। नतीजा हुआ सरकारी रूप से 18 यात्रियों की मौत हुई जो कुंभ मेले में जा रहे थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कुछ नैतिकता भी है, या मौजूदा मंत्री रेल मंत्री की जगह डिरेल मंत्री हो गए हैं। जितने एक्सीडेंट इनके समय में हुए किसी दूसरे में नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने मांग रखी है कि नैतिकता के नाते लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए, पार्टी विद ए डिफरेंस भाजपा क्लेम करते हुए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हमने इसलिए मांगा है और उस पर हम कायम हैं। कांता मजुमदार यूनियन मिनिस्टर से, I think the centre should be more honest and take the responsibility and the principle of accountability in this criminal, I would use the word criminal, in this criminal mismanagement of the passengers who are travelling by train to Prayagraj.
The station is a limited area and you are allowing thousands of people without any management, without any crowd control. Where was the crowd control at the railway station in the capital of India? And now you are trying to talk about fake news. You are trying to float conspiracy theories. This is a classic way of the BJP government to escape responsibility and to bulldoze the principle of accountability. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने महाकुंभ भगदड़ को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया है और कहा है कि महाकुंभ में जो व्यवस्था है वो लोगों को सही तरीके से नहीं दी जा रही है। साथ ही कई लोगों को की चिंता भी उन्होंने व्यक्त की है और सरकार से मांग की है कि कुंभ में स्नान का समय जो है वो बढ़ाया जाए। जानकारी वहां से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहां पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया, कहा गया कि जाइए जहां से आप चले हैं, जहां के रहने वाले वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। हमने आपने देखा सब सड़कें जाम रही, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी हैं। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था, लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई, अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए, और ये धरती तो वो है, हमें आपको गर्व होना चाहिए इससे कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड कहता है। वैसे तो ये पौराणिक है, बहुत सदियों से होता आया है, हमें आपको नहीं पता है कब से होता आया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसमें ये कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने इस तरह का आयोजन, कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जब सम्राट वहां जाते थे तो सभी धर्मों के लोग वहां बैठते थे, वहां 75 दिन रहते थे, और साथ ही साथ दान किया जाता था, स्नान के साथ दान। और जब वापस लौटते थे तो सुनने में यह आया है कि सम्राट हर्षवर्धन अपने हीरे जवाहरात भी सब वहां दान कराते थे और साधारण वस्त्र पहन करके कन्नौज लौटते थे। तो एक वो सम्राट जिसने इस कुंभ को आयोजन और इस तरह के काम किस जमाने में शुरू किया था। हालांकि ये कुंभ पौराणिक है, उससे पहले कब से शुरू हुआ इसकी कोई तारीख, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है, इससे पहले कुंभ ही नहीं होता था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना, और डबल इंजन की सरकार, सबको निमंत्रण देना। कुंभ की परंपरा ये कभी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ये निमंत्रण देते थे। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। ये गलती सरकार की है और सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, इसीलिए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रेस के लोग अगर कोई खबर चलाते हैं वो जानकारी सरकार को दे रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।